हेलो दोस्तों, सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय हिंद। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी के चैप्टर 3 जीवों में प्रजनन, अंग्रेजी में से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट्स कहते हैं। और इसके हम पिछले 2 क्लास जो कि रेगुलर सीरीज के साथ हम डाल चुके हैं। पहला क्लास में हमने बताया था कि जनन क्या है और जनन के कितने प्रकार होते हैं, और दूसरा टॉपिक्स में हमने बताया था कि अलैंगिक जनन क्या है, और उसके बाद तीसरा वीडियो में हमने ये बताया है कि लैंगिक जनन क्या होते हैं। आज हम लैंगिक जनन के अंदर जो कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और आपका जो है ये पूरा क्लास लगभग 8 से 9 क्लास में समाप्त हो जाएगा, और बहुत ही छोटा वीडियो, सिर्फ 10 से 20 मिनट का ही वीडियो है। अगर आप ढंग से देखिएगा तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में मेरा कुछ ना कुछ योगदान होगा और उससे हमें संतुष्टि मिलेगी। चलिए दोस्तों, और मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक्स मानव जनन प्रणाली, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन की बात करें तो मनुष्य, इसमें नर और मादा दोनों आ जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ नर जनन अंग के बारे में है, और वो भी पूरा विस्तार से। इतना बड़ा जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, अभी आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम इसको इतना रोचक और अच्छे तरीका से समझाएंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आज का जो मानव जनन प्रणाली, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला टॉपिक्स है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमने क्वेश्चन बनाया है, मनुष्य के नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करें। अब नर जनन अंग का हम सचित्र वर्णन करने की बात कर रहे हैं। आखिर नर जनन अंग की क्या विशेषताएं हैं, कैसे वो कार्य करता है, और इसे किस प्रकार से हम सुरक्षा प्रदान करेंगे और सही ढंग से इसे साफ सुथरा रख सकेंगे, जिससे हम खुद स्वस्थ रह सकें। और यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक्स को लेकर ज्यादातर टीचर ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, और यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और इस टॉपिक्स को पढ़ाना मेरा सबसे पहले, वो भी पढ़ाना इसलिए हम स्टार्ट किए क्योंकि इस टॉपिक्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको सही ढंग से सही जानकारी नहीं है, और वो अपने बॉडी का मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए टॉपिक्स के बारे में ढंग से अध्ययन करते हैं। तो नर जनन अंग, इसके बारे में हम बेहतरीन ढंग से जानेंगे और एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझेंगे। आखिर हम जो है नर जनन अंग कार्य कैसे करता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन था दोस्तों मेरा, मनुष्य के नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो हमने आंसर में लिखा है दोस्तों, मनुष्य के नर जनन अंग में 2 विरसन, कितने दोस्तों, 2 विरसन, कई शुक्र अपवाहिकाएं, प्रत्येक विरसन में से संबंध अधिविरसन या एपिडर्मिस एवं शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय तथा सीसन एवं कुछ सहायक ग्रंथियां होती है। जैसा कि आपको चित्र में सही ढंग से दिख भी रहा होगा, और इसके एक एक पॉइंट्स के बारे में हम
विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले विल्सन की बात कर लेते हैं दोस्तों। विल्सन अंग्रेजी में इसे टेस्टिस कहा जाता है। अब विल्सन होता क्या है? तो विल्सन पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। अब जनन अंग क्यों है दोस्तों? क्योंकि नर युग्मक जो शुक्राणु कहलाते हैं, प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार विल्सन होते हैं। 2 अंडाकार विल्सन, ये जो है दोस्तों, यही क्या है दोस्तों? विल्सन है, जो उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच त्वचा तथा पेशियों से बनी एक थैली में स्थित होते हैं। इस थैली को विल्सन थैली कहते हैं। जिस थैली में ये स्थित होते हैं उस थैली को हम दोस्तों क्या कहते हैं? विल्सन थैली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विल्सन थैली कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ये विल्सन थैली के अंदर आखिर क्या क्या कार्य होता है। तो आप जानेंगे कि विल्सन थैली के अंदर अधिविल्सन, जिसे अंग्रेजी में एपिडर्मिस होते हैं, और इसके बारे में समझते हैं कि इसके अंदर जो ये अधिविल्सन यानी एपिडर्मिस होते हैं, इसका क्या काम है। तो अधिविल्सन वाहिनी एक लंबी नलिका है जो अत्यधिक कुंडलित और कसी हुई यानी कि कॉम्पैक्ट नलिका के रूप में विल्सन के भीतर किनारे से चिपकी होती है। दोस्तों यहाँ पर एक इस प्रकार से जो है एपिडर्मिस यानी कि अधिविल्सन होता है, और यह जो है दोस्तों भीतर किनारे से चिपकी हुई होती है। इस रचना को अधिविल्सन या एपिडर्मिस, अंग्रेजी में क्या दोस्तों? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। अधिविल्सन शुक्राणुओं को संग्रह स्थान है। अगर शुक्राणुओं को कोई संग्रहित करके रखता है तो यही है। इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? अधिविल्सन कहते हैं। और इसी स्थान में शुक्राणु परिपक्व एवं सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनता है। देखिए दोस्तों, इतना तो लिखा हुआ है, लेकिन हम इसके बारे में और थोड़ा विशेष जानकारी दे दें कि ये जो अधिविल्सन, जिसे अंग्रेजी में एपिडर्मिस कहते हैं, इसका आकार जो है दोस्तों बहुत ही छोटा विल्सन के अंदर पाया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, जिस प्रकार आपके पहले कुछ समय पहले मोबाइल में एक चिप लगता था, और वो चिप में जो है निर्धारित होता था कि 1 GB 2 GB और उतना ही डाटा उसमें सेव हो पाता था, तो ये एपिडर्मिस भी उसी प्रकार की चीजें हैं। इसमें जो है दोस्तों शुक्राणु बनते हैं और संचित यानी कि जमा संग्रहित होते रहते हैं। लेकिन यदि आप इस शुक्राणु को जो है बार बार संकलन करते जाइएगा, अगर आपका एज बहुत ही कम है और फिर भी आप शुक्राणु को किसी भी माध्यम से जो है बाहर निकालिएगा, तो इसका फैलाव कम हो जाएगा। इसे जितना ग्रोथ होना होगा उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और यही कारण है इस प्रकार के लोगों में आगे चल के बांझपन देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे बात कर ले कि शुक्र वाहिका। अब ये शुक्र वाहिका क्या है? अंग्रेजी में इसे दोस्तों भाषा डिफरेंशिया कहते हैं। अब हम समझते हैं इसके क्या कार्य है। यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। तो चित्र में सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये जो है दोस्तों, ये जो गई है लाइनें, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शुक्र वाहिका। इसी को क्या कहते हैं हम दोस्तों? शुक्र वाहिका। अंग्रेजी में इसे भास डिफरेंशिया कहा जाता है। अब इसका क्या कार्य है?
इसकी दीवार मांसल और संकुचनशील होता है। संकुचनशील का मतलब कि ये जो होता है दोस्तों, ये एक नस की तरह होता है और बहुत ही लचीला होता है। ठीक है दोस्तों। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दें तो जब सर्जरी किया जाता है, जिस तरह महिलाओं को ऑपरेशन किया जाता है ताकि वह जो है शिशु को जन्म आगे नहीं दे सके, उसी प्रकार अगर पुरुष का अगर होता है तो इसी को काट कर और मोड़ कर दोनों साइड बांध दिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोनों शुक्रवाहिकाएं विषम के पीछे से इनके समांतर आगे बढ़ती है। ये दोनों जो है दोस्तों, ये दोनों विषम से होते हुए क्या होती है दोस्तों, आगे बढ़ती है। बढ़ती हुई मूत्राशय तक जाती है, जहां फंदा बनाकर मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंच जाती है, फिर अपनी ओर शुक्राशय की नलिका से जुड़कर एक स्खलन नली का निर्माण करती है। तो दोस्तों विषम से ये जो है शुक्रवाहिका कहाँ पे आई, यहाँ पे, और यहीं पर एक क्या होता है दोस्तों, शुक्राशय की नलिका से जुड़कर स्खलन नली का निर्माण करती है। चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर आती है तो इसे प्रस्थ ग्रंथि से क्या होता है, मिलन होता है, और शुक्राशय जो वीर्य है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे जो है तरल पदार्थ के साथ मिलकर जो है स्खलन नली का निर्माण करती है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्खलन नली होता क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों स्खलन नलिका को अंग्रेजी में इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। अब इसका क्या काम है, यह वह नलिका है जहां शुक्रवाहिका और वीर्य ग्रंथि जुड़ते हैं। यानी कि जो ग्रंथि दिख रहा है दोस्तों, वीर्य ग्रंथि क्या करेगा, यहाँ पे इस नली के पास क्या करेगा दोस्तों, जुड़ेगा। दोनों स्खलन नलियां एक पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है, यहीं से वीर्य का संकलन होता है और यह मूत्र मार्ग में खुलती है। तो दोस्तों यहाँ से जो वीर्य निकला था तो वो पूर्ण रूप से जो है शुक्राणु में परिवर्तित नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर आया और आते ही दोस्तों शुक्रवाहिका और वीर्य ग्रंथि से जुड़ा, और जुड़ते ही यहाँ पे जो है पुरस्थ ग्रंथि इसमें मिला और यह और तरल बढ़ गया। और तरल जब यहाँ पे बना दोस्तों तो ये ग्रंथि सबसे पहले इससे बाहर आती है, यानी कि पुरस्थ ग्रंथि जो कि व्हाइट जो है चिपचिपा दर्द होता है वो सबसे पहले बाहर निकलती है और इसके रास्ता को सॉफ्ट बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों, सॉफ्ट, जिससे वीर्य को बाहर निकलने में आसानी होती है और उसकी गति बढ़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि ये मूत्र मार्ग, इसके बारे में अंग्रेजी में इसे यूरेथ्रा कहा जाता है। यह एक लंबी मांसल नली है, इसमें दो सहायक ग्रंथियां, कौन कौन ग्रंथियां दोस्तों, पहला पुरस्थ ग्रंथि हम हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों, तथा कॉपर ग्रंथि की नलिकाएं भी खुलती है और शीशन के मध्य से होता हुआ मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर निकालती है, लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, एक समय में, यानी कि एक समय में एक ही प्रक्रिया होती है, या तो मूत्र बाहर निकलेगा या तो वीर्य का संकलन होगा। तो ये मूत्र मार्ग हो गया, और ये जो है पूरा स्ट्रक्चर, ये जो है मूत्राशय हो गया। इसमें जो होता है यूरिन यानी कि मूत्र जमा होता है, या तो मूत्र निकलेगा ये मूत्र मार्ग से, या तो इस होकर शुक्राणु बाहर निकलेगा, और एक समय में कोई एक ही काम हो सकता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं मूत्राशय। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें मूत्र जमा होता है, इसके बारे में समझते हैं। अंग्रेजी में इसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। यह थैली नुमा अंग
मूत्र को जमा करके, क्या करता है दोस्तों, मूत्र को इसमें जमा करके रखता है। क्या करके रखता है दोस्तों, मूत्र को जमा करके रखती है। मूत्र मार्ग के मध्य से ही मूत्र बाहर निकलता है और इसके मध्य से ही दोस्तों मूत्र क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पुरस्थ ग्रंथि क्या है। ये जो है हमारा पुरस्थ ग्रंथि, ये क्या होता है और इसका क्या योगदान होता है। तो पुरस्थ ग्रंथि की बात कर ले, अंग्रेजी में इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। यह ग्रंथि वीर्य में तरल पदार्थ जोड़ती है। तरल पदार्थ मतलब क्या, जो बह सके, जैसे कि तेल क्या है, तरल पदार्थ है। पानी क्या है, तरल पदार्थ, जिसे मिट्टी पर रखते ही क्या होता है, वह बहने लगता है। तो यहाँ पर जो है ये पुरस्थ ग्रंथि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे वीर्य मिलते हैं पूरी तरह से क्या हो जाता है, तरल हो जाता है और इसे इस नली से निकलने में क्या होता है, आसानी होती है। क्योंकि सबसे पहले पुरस्थ ग्रंथि तो मिलता है, उससे पहले कुछ पुरस्थ ग्रंथि बाहर निकल जाती है जो कि चिपचिपा व्हाइट तरल के रूप में होता है दोस्तों। उसके बाद शुक्राणु बाहर निकलते, जैसे देखते हैं वर्षा होता है तो सबसे पहले बिजली चमकती है, उसके बाद आवाज आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुरस्थ ग्रंथि में हमने जाना कि यह तरल पदार्थ जोड़ती है उसमें, जिससे शुक्राणु पोषित और सक्रिय रहते हैं। पोषित मतलब क्या, सुरक्षित, यानी कि हेल्दी, यानी शुक्राणु जो है हेल्दी और सक्रिय मतलब यहां से जो है ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। इसका दर शुक्राणुओं की, देखिए दोस्तों हम चर्चा कहते हैं गतिशीलता, क्या करता है, बढ़ाता है, गतिशीलता बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, यानी शुक्राणु को यहां से आप गति के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। फिर हम चर्चा कर लेते हैं ये शीशन क्या होता है। तो शीशन सबसे पहले चित्र में देख लीजिए, ये जो उठा हुआ भाग होता है, ये जो उठा हुआ भाग होता है इसी को हम कहते हैं शीशन। और ये एक सेंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी चीज टच हो तो सीधे मस्तिष्क को क्या करता है, अच्छा फील कराता है। और यही जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ज्यादातर उग्र करता है। ठीक है दोस्तों, और पुरुष में जो है खुशी जो है मस्तिष्क में फील करवाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो शीशन की बात कर ले, जिसे अंग्रेजी में पेनिस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, पेनिस। यह बाहरी जनन अंग है, इसमें मूत्र मार्ग चलता है और यौन क्रिया के समय शुक्राणुओं वाला वीर्य बाहर निकलता है। यानी कि इसी के द्वारा या तो मूत्र बाहर निकलेगा, ठीक है, या यौन क्रियाओं के द्वारा दोस्तों शुक्राणु बाहर निकलेगा। अब हम इसका लास्ट जो पॉइंट है प्रीप्यूस, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रीप्यूस ही कहा जाता है। अब यह क्या होता है, यह शीशन के आगे वाले भाग को ढकने वाली त्वचा है। यानी कि आप देख रहे होंगे ये जो त्वचा है जो शीशन को ढका हुआ रहता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, इसी को दोस्तों प्रीप्यूस कहा जाता है। और इसका काम क्या है, यह जो है दोस्तों जो एक सुरक्षात्मक परत की तरह काम करती है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा और जानकारी दे दें तो ये जो सुरक्षात्मक जो है ये स्किन है, त्वचा है, अगर इसको जो है शुरुआती के दिनों में जब बच्चा कम उम्र में होता है तो अगर इसको ढंग से इसकी साफ सफाई नहीं हुई या इसमें थोड़ा सा सरसों तेल से जो है इसका जो है मसाज नहीं होता रहा तो ये ब्लॉकेज हो जाता है। और ब्लॉकेज होता है तो बहुत कठिनाई होती है और इसे सर्जरी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, सर्जरी करके स्किन को फिर हटाया जाता है और बहुत कठिनाई होती है। तो ठीक है दोस्तों,
आज की वीडियो में हमने मानव जनन प्रणाली के पहले टॉपिक्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन अंग के बारे में विस्तार से जाना। अब हम आने वाले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विस्तार से जानेंगे। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के या 12th के, तो यह वीडियो आपके लिए अगर हिंदी मीडियम से है तो भी हेल्पफुल है। अगर बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम 10th करके 12th में आए हुए हैं फिर भी आपको ये समझने में आसानी होगी और इसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके सही ढंग से लिख सकते हैं। और ये जो है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जनन, जो कि आपका पहला चैप्टर है 12th क्लास का भी, उसमें भी आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। आप जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसमें जाके आप जो है पहले शुरू के वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये चैप्टर ढंग से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए और जी जान से मेहनत करें और आपके बोर्ड एग्जाम में हमारी भी थोड़ी सी भी अगर भूमिका हो तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।